जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी हैं, और पंजाब मास्टर कैडर की दोस्तों वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जितने भी साथी पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया बम्पर ऑफर आ चुका है। और दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उनके लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये ऑफर है, न्यू बैच स्टार्ट। पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में बहुत सारे साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस से सिलेक्ट हुए थे, तो आप सभी का भी दोस्तों बहुत बढ़िया चांस है। और आप सभी मिलकर के जिनको भी एडमिशन लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। 5 जनवरी से अपन इसका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, एचपी कमीशन वाले साथी हैं, वो भी हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं न्यू बैच में। और अभी इसकी फीस मात्र 1500 रुपए रखी है दोस्तों। आपके लिए ऑफर है, ये भी ऑफर सीमित समय के लिए है, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ आपको लेना है और आज ही एडमिशन लेना है, ठीक है। ये अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप मिल जाएगा और साथ ही हिंदी साहित्य, ये ऐप भी दोस्तों आपके लिए अलग से केवल हिंदी साहित्य के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथी जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जिनको टिर की वीडियो चाहिए दोस्तों, टिर की वीडियो लाइव क्लासेस चाहिए तो ये संपूर्ण कोर्स आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर मास्टर कैडर के लिए दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। मॉडल पेपर यानी कि 150 प्रश्न होंगे एक मॉडल पेपर में, और कुल मिला के 4500 यानी कि 4500 प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये वो संभावित प्रश्न होंगे दोस्तों जो आपकी ओल्ड परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उनमें आए हुए जो है प्रश्न इसमें भी होंगे, ठीक है। और संभावित प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया। तो बढ़िया चांस है आपका टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी हमारे साथी हैं, और दोस्तों मास्टर कैडर एचपी कमीशन वाले साथी हैं, हरियाणा टेट वाले हमारे साथी, और साथ ही राजस्थान आरपीएससी वाले साथी, ठीक है। तो यहां पर छायावाद युग को अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हिंदी में जो छायावाद युग है दोस्तों, ये जो छायावाद युग है, इस छायावाद युग में पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि निम्न में से बताइए कौन सा युग रहस्यवाद से प्रभावित था। तो कौन सा युग रहस्यवाद से प्रभावित था ये आपको बताना है। तो आप क्या बता सकते हैं कि सर जो छायावाद है ये रहस्यवाद से प्रभावित था, ठीक है। और छायावाद में भी जो रहस्यवाद से प्रभावित थी वो कौन थी? महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में, और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छायावाद की 4 आधार स्तंभों में एक है, और इनकी एक रचना थी यामा। यामा के लिए दोस्तों इनको क्या मिल गया था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ऐसे दोस्तों इस पुरस्कार पाने वाली ये एक मतलब पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार किसी रचना के लिए मिला था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और 1918 से लेकर के 1936 का जो काल माना जाता है इसे हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं, ठीक है। छायावाद कहते हैं। अब आपको बताना है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट में लिखें, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। और आपको बताना है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यह भी आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, छायावाद का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था मुकुटधर पांडे ने। अब इसको कैसे याद रखोगे? मुकुट देखा होगा आपने, रामायण देखी, महाभारत देखा, मुकुट लगाए रहते हैं। तो मुकुट की छाया, मुकुट की क्या बोलेंगे अपन? बोले सर हम तो मुकुट की छाया में रहते हैं। तो मुकुट की छाया, तो मुकुट से मुकुटधर पांडे, और इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और आपको पता हो जाएगा कि जो मुकुटधर पांडे हैं इनको रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है, ये भी आपको याद रख लेना। साथ ही मुकुटधर पांडे का जन्म भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। 1895 में इनका जन्म हुआ था, 1895 में, ठीक है। किसका? मुकुटधर पांडे का। तो ये भी अपन को याद रख लेना। उसके बाद देखो दोस्तों, श्री शारदा पत्रिका जो कि 1920 ईस्वी के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। तभी से छायावाद शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया। और ये श्री शारदा जो पत्रिका है ये कहां से निकली थी?
ये निकली थी जबलपुर से। कहां से? जबलपुर से, ये भी याद रख लेना। और मुकुटधर पांडे की जो कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है, कुर्री के प्रति, ये पूछा गया है कि कुर्री के प्रति ये कविता किसकी है, बीनू जी। और कुर्री के प्रति जो कविता ये मुकुटधर पांडे की है, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे के बारे में आपको 5 फैक्ट लिखना है कमेंट में। क्या जानते हो आप मुकुटधर पांडे के बारे में, जल्दी से बताइए, फटाफट से 5 फैक्ट लिखिए। अभी तक आपने बहुत पढ़ा है पांडे जी के बारे में। कुर्री के प्रति भी इनकी कविता है। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जो थे ये मुकुटधर पांडे के क्या थे दोस्तों, भाई थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले गीति काव्य शब्द का प्रयोग किया था। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने। सबसे पहले गीति काव्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या लगाओगे, लोचन प्रसाद पांडे। बोले सर हम तो अपने लोचन से गीति काव्य रच देते हैं या गीत गा लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं कि आपसे क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, नॉर्मल क्वेश्चन, तो क्या बताते हो, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों, कौन है स्वच्छंदतावाद के, तो आपका उत्तर है श्रीधर पाठक, ठीक है। श्रीधर पाठक की वो 3 रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। वो 3 रचनाएं जिनका दोस्तों उन्होंने अनुवाद किया था, 2 उनकी दोस्तों ब्रज खड़ी बोली में थी, 1 ब्रज में थी, इस प्रकार से वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे और इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना। अब ये क्वेश्चन भी आया, एक दिल्ली डीएसएसबी में आया था क्वेश्चन दोस्तों, अभी क्या आया था कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना। अब इसका उत्तर आपको ही बताना है। डीएसएसबी दिल्ली एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, ठीक है। तो अपन को याद करना है, सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करोगे तो छायावाद का जनक माना है सुमित्रा नंदन पंत को, किसने माना है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आपको पता है दोस्तों कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं ये छायावादी आलोचक माने जाते हैं, ये स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। इनको भी अपन को याद करना है। और यहां पर ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। एक इनकी एक रचना दोस्तों हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि कई बार पूछा गया। और एक प्रश्न और आता है नंद दुलारे वाजपेयी से कि सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, प्रयोगवाद का। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक में भी अपन दोस्तों बहुत यहां पर वो याद कर लेना है आपको कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ठीक है, अज्ञे जी माने जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये वही नंद दुलारे वाजपेयी हैं जो स्वस्थवादी आलोचक माने जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सा स्वस्थवादी आलोचक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। और बिल्कुल सही आपने बताया है कि सर जयशंकर प्रसाद, जिन्हें की छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो, और अगर पूछा जाए कि इन्हें जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तब आप उत्तर लगा देते हो, क्या लगा देते हो, ईला चंद्र जोशी। बोले जोश में आकर के इन्होंने प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना, ठीक है, बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। अब झरना तो है ही, झरना तो ये पूछा जाता है कि झरना के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अब छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है किसको, झरना को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे माना जाता है, किस रचना को माना जाता है, तो आपको झरना लगाना। और झरना के रचनाकार कौन है, तनु जी, तो उत्तर होता है जयशंकर प्रसाद। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो अपन याद करते हैं जयशंकर को शीश नवासी, तो 1889 में जन्म हुआ था किसका, जयशंकर प्रसाद का। इनको भी याद करना है।
ठीक है। उसके बाद देखो ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईलाचंद्र जोशी ने किसको? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, ठीक है, और ये प्रमुख माने जाते हैं दोस्तों। और इनका जन्म मैंने आपको 1889 बता दिया। अब 1889 की बात आई है तो ये 2 जन्म और आपको याद होना चाहिए। एक तो रामनरेश त्रिपाठी का भी जन्म हुआ 1889 में, एक तो माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म हुआ 1889 में, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रख लेना। उसके बाद देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटस्माटा या छायाभास से जोड़ा है। छायावाद को इसको आपको याद रख लेना कि छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध कैसे जुड़ा है? ईसाई संतों के फैंटस्माटा से जोड़ा है, ठीक है, इसको याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा। ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा, तो क्या बताओगे? रामचंद्र शुक्ल। और बोले सर रामचंद्र का तो हम चित्र की छाया, रामचंद्र की छाया का हम चित्र बनाएंगे, चित्र, ठीक है, तो चित्र से चित्र भाषा शैली और छाया का सो छायावाद, और किसने? सो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ये याद रख लेना, आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां पर डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये परिभाषा छायावाद की किसने दी है? तो आप बता देना डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहां से जितने क्वेश्चन बनते छायावाद के वो मैंने आपको बताए हैं, इन चीजों को आपको क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो छायावाद को याद रख लेना कि छायावाद जो है दोस्तों 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से माना जाता है। दूसरा दशक भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 1900 से 1920 का जो काल है वो क्या है? वो क्या है? द्विवेदी युग। और 1920 या 1918 से लेकर के जो 36 का काल है वो क्या है? छायावाद। तो आपका 20वीं शताब्दी का क्या हो गया? ये द्वितीय दशक हो गया। दशक यानी कि दोस्तों 10 वर्ष। पहला दशक हो गया क्या? 1900 से 1900, ठीक है, इसको याद कर लेना है। तो 1900 से 1910 ये प्रथम दशक, और 1920 यानी कि दूसरा दशक, और दूसरे दशक से क्या होता है? दूसरे दशक से आपका ये छायावाद युग प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रीतम जी पढ़ना है भैया, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 लेख लिखकर छायावाद का गहन और दोस्तों विस्तृत विवेचन किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। इसलिए मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों क्या माना था? छायावाद का प्रवर्तक माना था। इनको अपन को याद करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद का आरंभ में नाम क्या था? तो इनका नाम था कलाधर। ये क्वेश्चन आता है, कलाधर किसका उपनाम? अब देखो उपनाम की प्रक्रिया मैंने आपको कई बार बताई दोस्तों। सबसे पहले आता है कि मधुप किसका उपनाम? मैत्री शरण गुप्त का। जकी किसका उपनाम? तो जकी किसका उपनाम था दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि दद्दा किसका उपनाम? तो मैत्री शरण गुप्त का, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कलाधर किसका उपनाम? तो आप क्या बताते हो? जयशंकर प्रसाद। फिर पूछा जाता है त्रिशूल किसका उपनाम? तो मैंने बताया था त्रिशूल गया यानी कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, ठीक है। ये सारी नवाब राय दोस्तों आपको पता है कि उर्दू में नवाब राय नाम से कौन लिखता था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। ये सारे उपनाम और यहां से क्वेश्चन बनते हैं जहां से कैडी फंसी है। आप रेगुलर क्लासें अटेंड करिए, और जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, जहां पर 5 जनवरी से एक न्यू बैच आरंभ हो रहा है। न्यू बैच में आप लोग जिनको भी पढ़ना हो दोस्तों मस्ती से आपको पढ़ाएंगे, ट्रिक से पढ़ाएंगे, और बहुत सारी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएं साहित्य में, और साहित्य आपको बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये भी अपन को याद करना है कि सर जयशंकर प्रसाद
आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, बाद में प्रसाद उपनाम से लिखने लगे। ठीक है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा का काव्य संकलन है। कौन सा? चित्राधार। तो चित्राधार को भी अपन को याद कर लेना, शांति देवी जी। ठीक है। चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेमराज तीन लंबी कविताएं जिन्हें काव्य कथाएं कहते। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या, कि चित्राधार में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। एक तो अयोध्या का उद्धार, दूसरा वन मिलन और प्रेमराज। क्वेश्चन कैसा बनेगा? आपसे बनता है क्वेश्चन कि निम्न में से बताइए कौन सी कविता चित्राधार में संकलित नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेमराज, अगर ये तीन कविताएं आपको लंबी कविताएं पता हैं कि इसमें संकलित हैं, तभी आप इसका उत्तर बता पाएंगे। ठीक है। करुणालय देखो, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। अब करुणालय का रचना काल क्या है? तो कई पुस्तकों में आपको 1912 मिल जाएगा, लेकिन याद रख लेना कि सर करुणालय का जो रचना काल है वो 1913 है। ठीक है। 13 करुणालय, कैसे याद करते हैं अपन? 13 करुणालय। ठीक है। और करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, इसको याद रख लेना। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, कई विद्वान पंचवटी प्रसंग को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है आपको बताना है, जल्दी से बताओ। और ये करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, ऐसा आपको याद कर लेना। इसमें प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म जो बताया था वो क्या बताया था? मानवता। यानी कि मानवता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ये इन्होंने बताया था। और कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य हैं दोस्तों इनके। कानन कुसुम, झरना और लहर। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, ये क्या है? खंड काव्य। और कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो इनको अपन को याद कर लेना। कानन कुसुम, झरना और लहर ये क्या है? गीति काव्य। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू ये क्या है? खंड काव्य। ठीक है। और कामायनी क्या है? तो कामायनी महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। अब कामायनी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। लेकिन एक चीज और हम बता दे रहे कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो उत्तर होता है 15। ठीक है। और दोस्तों कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो उत्तर होता है चिंता। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। ठीक है। क्योंकि आप कामायनी या कामना मांगने जाते हो जब आपको चिंता होती है। चिंता होती है जब आप कामना मांगने जाते भगवान के पास कि हमें ये मिल जाए, चिंता होती है। और जब आपको मिल जाता है तो अंत में आनंद आ जाता है, आनंद। इसलिए इसका पहला दोस्तों जो सर्ग रखा गया वो चिंता, क्योंकि चिंता में आप कामना मांगने जाते हो और कामना पूर्ण हो जाती तो आपको आनंद आ जाता। इसलिए अंतिम सर्ग इसका क्या है? आनंद है। कामना, कामायनी का ये महाकाव्य दोस्तों कामायनी, ये भी याद रख लेना। और कामायनी कामना नाटक पर आधारित है और इसका रचना काल है 1935। कई पुस्तकों में आपको 36 मिलेगा। इसका रचना काल 1935 है कामायनी का, इसको याद कर लेना। उसके बाद कानन कुसुम में चित्रकूट, भरत, शिल्प सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती काव्य कथाएं दोस्तों इसमें है। किसमें? कानन कुसुम में। ठीक है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का संग्रह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? क्या बताओगे? प्रथम संग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कानन कुसुम। प्रथम संग्रह कौन सा है? तो क्या बताओगे? कानन कुसुम। कानन कुसुम। ठीक है। महाराणा का महत्व देखो, जैसी लंबी कविता आज की नई कविता के खंड काव्यों की क्या है? न्यू। यानी कि ये महाराणा का जो महत्व है ये दोस्तों ये क्या है? खंड काव्य है। और दोस्तों ये जो लंबी कविता इसको याद रख लेना। यहां पर अपन ने देखा था महाराणा का महत्व, आंसू और प्रेम पथिक, ये क्या है? खंड काव्य है। ठीक है। उसके बाद देखो झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। छायावाद का पूछा गया यहां पर। तो प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें कितनी कविताएं हैं? तो 24 कविताएं संकलित की गई। काय में? झरना में। ठीक है। लहर में अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया, ये 4 लंबी कविताएं। और यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। आपसे क्या पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि लहर काव्य संग्रह में
कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो आपको अगर पता है कि 4 लंबी कविताएं संकलित हैं और 4 लंबी कविताओं में सबसे लंबी कविता कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे लंबी कविता है दोस्तों प्रलय की छाया। कौन सी है? प्रलय की छाया। ठीक है, प्रलय की छाया सबसे लंबी है। और ये चारों कविताएं आपको पता होनी चाहिए कि लहर में संकलित 4 लंबी कविताएं कौन सी हैं? तो अशोक की छत चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। प्रलय की छाया। और इन चारों लंबी कविताओं में सबसे लंबी जो है वो कौन सी है? प्रलय की छाया, क्योंकि प्रलय की छाया लंबी ही होती है। प्रलय की छाया क्या होती है? लंबी होती है। अगर प्रलय आ जाए तो इसकी छाया लंबी होती है। बड़ी मुश्किल में दोस्तों हम विकास की ओर उन्मुख हो पाते हैं। ठीक है, अशोक की चिंता की बात करें तो कविता में कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक की पश्चातापपूर्ण मना स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अशोक ने कलिंग की विजय की और कलिंग विजय के उपरांत इसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? कि जो युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारी मारकाट हुई, हिंसा हुई और हिंसा इस मारकाट को देख करके इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने दोस्तों युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपनाया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और दोस्तों इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में भी दोस्तों इसने अपनी पुत्र पुत्री को कहां भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये अशोक की जो चिंता है ये लंबी कविता है और ये काय में संकलित है? ये लहर में संकलित है। ठीक है, और लहर की सबसे लंबी कविता कौन सी है? प्रलय की छाया। प्रलय की छाया। और इसमें प्रसाद ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रेम पथिक है इस पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का क्या माना जाता है? प्रभाव माना जाता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए लहर में जो संकलित 4 लंबी कविताएं हैं उनके नाम बताइए कौन कौन सी हैं, तो जल्दी से बताओ, फटाक से एक बार बताना और एक बार वीडियो को लाइक भी करना है। हमारे जितने भी साथी हैं और जितने भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड करें। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है दोस्तों, निरंतर पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ट्रिक से पढ़ना है। ऐसे तो आप रटते रटते परेशान हो जाओगे, कभी याद नहीं होंगी और क्या होगा कि आगे पाठ और पीछे सपाट होगा। लेकिन ट्रिक से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ोगे मजा आएगा। छायावाद युग के प्रमुख कवि, छायावाद युग के प्रमुख कवि, तो एक चीज आपको याद रख लेना, छाया से क्या होती है? अपन बोलते ना कि हमारे ऊपर तो भगवान की छत्र छाया है, माता पिता की छत्र छाया है, ऐसा बोलते हैं, बोलते ना। तो अब देखो छाया किस किस की आपके ऊपर। एक तो शंकर जी की छाया आपके ऊपर है कि नहीं है? बोले सर है, पूरी पूरी है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ, क्योंकि शंकर को शीश नवासी करते ना अपन, जयशंकर को शीश नवासी, तो 89 में जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो सुमित्रा, आपके मित्रों की छाया आपके ऊपर होती कि नहीं? एक फोन कॉल करते 4 मित्र आपके पास खड़े होते, तो मित्रों की भी छाया है। बोले सर मित्रों की तो बड़ी भूमिका है, तो मित्रों की भी छाया है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर सूर्य की छाया आपके ऊपर है कि नहीं? सूर्य भगवान की, सुबह से उठते ही सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करते हो, तो सूर्य की भी आपके ऊपर छाया है। छाया है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के हैं। 1897 में इनका जन्म हुआ। कई विद्वान 99 भी मानते हैं। अब महादेवी तो बोले सर ये साथ में ही है, महादेवी की छाया भी है और ये साथ में भी है महादेवी। अपन बोलते हैं ना कि जब महादेवी साथ हैं तो चिंता काहे की, तो महादेवी साथ हैं तो इनका जन्म भी 1907 में हुआ था। ठीक है, और छाया है इनकी, तो ये छायावाद की कवित्री मानी जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राम की भी छाया है, तो राम कुमार वर्मा दोस्तों ये भी छायावाद के कवि माने जाते हैं। और ये दोस्तों 1905 में इनका जन्म हुआ। 1905 में ये हो गया। फिर मोहनलाल यानी कि दोस्तों कृष्ण की, इनकी भी छाया, बोले सर मोहन की भी छाया है कि नहीं है? छाया है, छाया। तो मोहनलाल महतो वियोगी, इनका जन्म हुआ 1899 और इनको कहते वियोगी। तो आपको पता है कि जब 99 का चक्कर बैठता है तो आदमी को वियोग हो जाता है। वियोग, जब राम को वियोग हुआ तो एक पक्षियों से पूछते थे, पशुओं से पूछते थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, तो मोहनलाल महतो वियोगी, ये भी अपन को याद करना है। और जब वियोग का चक्कर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 99 का चक्कर है, 99। ठीक है, तो 1899 में जन्म हुआ वियोगी जी का। और मुकुटधर पांडे, तो मुकुट तो 95 का बिकरा। बोले सर मुकुट कितने का आएगा, तो 95, 95। तो ये 1895 में इनका जन्म हुआ। और मुकुट की छाया है, मुकुट की छाया है, तो मुकुट की छाया, तो ये छायावाद के कवि हैं। अब आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, अगर इस प्रकार से आपको पढ़ना है और करना है याद बहुत सारी चीजें, साहित्य को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाओ साथियों। जयशंकर प्रसाद को शीश नवासी, तो 1889 में जन्म। छाया है तो छायावाद के कवि हैं। सुमित्रा या मित्रों की छाया है, तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, और 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कोसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सूर्य की छाया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनका जन्म हुआ था 97, और 97 से संतान आती, संतान है ना। और आपको संतान कैसी चाहिए, बोले सर बिल्कुल सबसे निराली चाहिए, निराली। ठीक है, तो निराली से क्या हो जाएगा, 97 में जन्म हुआ निराला का। महादेवी 7 में है, तो 1907 में जन्म हुआ देवी जी का। राम कुमार वर्मा 1905 में जन्म हुआ इनका भी। ठीक है, मोहनलाल महतो वियोगी, इनका 99 का चक्कर पड़ गया, वियोग हो गया। ठीक है, और मुकुटधर पांडे 1895, ये सभी क्या हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के दोस्तों कवि हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका नाम आता है। तो इनको अपन को पढ़ना है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे उर्वशी। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है। कौन सी है, गद्य पद्यमय। अब यहां पर चक्कर जम जाता है, क्या जम जाता है, ये जो नए हमारे स्टूडेंट होते हैं जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है कि सर उर्वशी तो हम दिनकर की रचना पढ़ते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उर्वशी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1972 में मिला था। तो आप लोग क्या पढ़ लेते हो कि सर उर्वशी तो दिनकर की रचना है, ये उर्वशी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। लेकिन जब आप डीपली पढ़ते हो और बहुत अच्छा ज्ञान आपको हो जाता है तो आपको यह पता चलता है कि साहित्य में एक ही नाम से कई कवियों ने रचनाएं की हैं। तो साहित्य में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रख लेना कि उर्वशी ये जयशंकर प्रसाद का दोस्तों गद्य पद्यमय ये रचना मानी जाती है। ठीक है, इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। और ये जो उर्वशी रचना है, ये उर्वशी रचना का रचना काल आपको बताना है, क्या होगा इसका रचना काल। और दिनकर की भी रचना है। ठीक है, और दिनकर की रचना को दोस्तों 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। ठीक है, उसके बाद देखो जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है, कामायनी, 1935, और 37 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1937 में किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है। श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया दोस्तों, कामायनी। ठीक है, कामायनी। और कामायनी 1935 में 15 सर्ग हैं। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेदा दर्शन रहस्य आनंद। 3 को लय से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। गाना पढ़ते ना आप लोग, क्या गाना पढ़ते थे, जीता था जिसके लिए, गाना पढ़ लेते हो, गाना आप याद कर लेते हो। ठीक है, क्यों याद कर ले, उसमें लय होती है, आपका इंटरेस्ट गाना में होता है। तो अपन को हिंदी साहित्य में भी गा गा कर पढ़ना है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और समाज में क्या घट रहा है, समाज में कैसी मानसिकता है, लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार की चीजें हैं, ये सारी चीजें साहित्य के स्टूडेंट को पता होता है। ठीक है, कि समाज में पहले क्या हुआ और ये घटना हुई तो फिर क्या हुआ, ये सारे जो अनुभव होते हैं वो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को होते हैं दोस्तों। और ऐसे ही अपन को गाना गा गा करके चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेदा और दर्शन रहस्य आनंदा, ये अपन को क्या कर लेना है, कामायनी के पूरे 15 सर्ग याद हो जाना है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो बनता है कि प्रथम सर्ग कौन सा है, तो आपको चिंता बताना, और एक बनता कि अंतिम सर्ग कौन सा है, तो आपका आनंद होता है। और फिर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कामायनी का सर्ग है या फिर नहीं है।
तो अगर आपको 15 सर्ग याद हैं तो आप इस उत्तर को हल कर पाएंगे, नहीं तो धार ही धार जाएंगे। इसलिए याद रख लेना, याद करना है। तो कामायनी जो है ये 1935 की रचना महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, इसको अपन को याद करना है। ठीक है, और यहां पर आते हैं दोस्तों कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको पता है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी, 4 मानी जाती है। 4 वेद माने जाते हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, तो कामायनी का जो कथा है इसका आधार क्या है, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। ठीक है, घटनाओं का चयन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। घटनाओं का चयन कैसे किया गया, शतपथ ब्राह्मण से किया गया मूल रूप से। और कामायनी का जो बाहरी ढांचा है वो बहुत दोस्तों कामना नाटक जैसा है। अब कामना नाटक किसका है, एक तो ये समस्या बन जाती है, तो कामना नाटक भी किसका है, जयशंकर प्रसाद। अब नाटक की बात आई है तो थोड़ा सा और हम बता दें कि सर आपको पता है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं इन्होंने नाटक बहुत लिखे, नाटक सम्राट इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नाटक इन्होंने लिखे हैं और इनका पहला जो नाटक था वो कौन था, सज्जन। सज्जन नाटक था, 1910 का नाटक है। फिर इस पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा था, तो ऐतिहासिक नाटक इनका राजश्री था। राजश्री, और राजश्री में दोस्तों लॉकडाउन में आपने देखा होगा ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई कि जहां 10 का राजश्री 15 में बिक गया। कितने में बिक गया, 15 में। तो 15 में बिका राजश्री। ये जो राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक है इसका रचना काल भी क्या है, 1915। देखो अपन ने राजश्री को भी अपनी क्लास में नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ते अपन, राजश्री हो चाहे जर्दा हो चाहे तंबाकू, किसी को नहीं छोड़ना। ये राजश्री को याद रख लेना, ये 15 में बिक गया लॉकडाउन में। ठीक है, तो याद रख लेना ये राजश्री ऐतिहासिक नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का, और इसका रचना काल है 1915। ठीक है, सज्जन क्या है, 1910। कामायनी का बाहरी ढांचा बहुत कुछ क्या है, कामना नाटक जैसा है, ये भी अपन को याद हो गया। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है दोस्तों, इसको याद कर लेना। और जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद जी एक घूंट नाटिका में पहले ही कर चुके थे। और आपको पता है एक घूंट ये एकांकी माना जाता है। इसका रचना काल आपको बताना, मैंने एकांकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, तो आप बताते हो कि सर जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है। ठीक है, एक घूंट एकांकी है। और उसके बाद कई मित्रों को कंफ्यूज होता है कि एक दोस्तों बादल की मृत्यु है रामकुमार वर्मा की, लेकिन याद रख लेना कि ये जो एक घूंट है ये हिंदी की प्रथम एकांकी है। इसका रचना काल बिल्कुल पिंकी शर्मा जी ने बताया 1930, ये 1930 इसका रचना काल है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की जो एकांकी है उसका रचना काल भी 1930 है। लेकिन जो एक घूंट है ये हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। और ये एकांकी है दोस्तों किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, याद रखो 1930 इसका रचना काल है। कामायनी में मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का। अब ये क्वेश्चन भी आते हैं, बोले सर ये तो याद नहीं होते कभी। मैंने कहा इतनी अच्छी ट्रिक है, मनु मन का। ठीक है, तो ये भी अपन को याद है, मनु और मन, तो मां से मनु मां से मन, तो मनु मन का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा हृदय से करते अपन भगवान पे, अपन बोलते ना कि श्रद्धा बस रखो पूरे काम होंगे, तो श्रद्धा अपन हृदय से करते, तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक। ठीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक। और आपको पता है कई लोगों की बुद्धि ईड़ा टीड़ा ज्यादा चलती है, सीधा सीधा नहीं चलती। बोले सर हमारी बुद्धि तो ईड़ा टीड़ा चलती है, ईड़ा टीड़ा चलती है। तो बुद्धि जो है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, इसको याद कर लेना। तो ईड़ा टीड़ा चलती है बुद्धि, तो ईड़ा बुद्धि का, श्रद्धा हृदय से तो हृदय का, मनु मन का। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखो, का प्रतीक है। अतः कामायनी के अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती है कि इसमें सर्गों का नामकरण इन्हीं वृत्तियों के आधार पर दोस्तों क्या है, हुआ है। लाइक कर देना अगर मजा आ जाए तो दोस्तों। ठीक है, प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न, संघर्ष सर्गों में शाश्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है, और स्वप्न सर्गों में औद्योगिकरण का उल्लेख है। अब क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कामायनी के कौन से सर्ग में औद्योगिकरण का उल्लेख है, स्वप्न सर्ग में है। ठीक है, पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत दो है दोस्तों, किसमें है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करना है
और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से सभी साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। निराला जी की बात करते हैं। निराला जी ने सुधा को मैं कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा, तो क्या बताओगे? वो बताना है कि सर निराला जी ने कामायनी की समीक्षा करते हुए निराला जी ने दोस्तों कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा। क्या कहा? पहला महाकाव्य। याद रख लेना, रहस्यवाद से प्रभावित कौन सा युग था? छायावाद में भी कौन रहस्यवाद से प्रभावित थी? महादेवी वर्मा, ठीक है। याद रख लेना, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित थी? तो रश्मि इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। ये भी याद रख लेना। और निराला जी की बात करें तो इन्होंने कामायनी की समीक्षा करते हुए, सुधा में कामायनी की समीक्षा करते हुए रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना था इसको। याद रख लेना निराला जी के बारे में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा, तो क्या बताओगे? नंद दुलारे वाजपेयी। और बोले सर हम मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको कहा है? कामायनी को कहा है, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, याद कर लेना इनको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां से 3 कथन आपको मिल गए। पहला कथन है कि कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? निराला जी ने। दूसरा क्वेश्चन है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तीसरा क्वेश्चन है मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कामायनी को किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ये 3 कथन भी आपको यहां से मिल जाते हैं। कथन क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो, डॉक्टर नामवर सेन ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य माना। तो ये 4 कथन आपको अगर याद नहीं होंगे तो दोस्तों आप परीक्षा में धार जाओगे, ठीक है। इसलिए धार नहीं जाना है, अपन को तैर के पार होना है। तो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी को किसने कहा? नामवर सेन ने, ठीक है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? नगेंद्र ने। मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? तो निराला ने कहा। इन क्वेश्चन को याद करोगे, ठीक है। अब रहस्यवाद का कौन कहेगा? कोई छायावादी कवि ही कहेगा, क्योंकि आपको पता है कि छायावाद रहस्यवाद से प्रभावित था। तो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य भी कोई छायावादी कवि ही कहेगा, तो निराला ने कह दिया। एक थोड़ी सी ट्रिक आपको बन जाती है। पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो गिरजे का घंटा। ये भी अपन को याद रखते हैं। सुमित्रानंदन पंत बोले सुमित्रों ने सबसे पहले गिरजे का घंटा बजाया। सुमित्रों ने, अकेले नहीं बजा सकते आप, सुमित्रों के साथ जाओगे, अच्छे मित्रों के साथ जाओगे और सबसे पहले आप गिरजे का घंटा बजाओगे। तो पहली दोस्तों प्रथम जो कविता है पंत जी की, वो कौन सी है? गिरजे का घंटा, ठीक है। और पंत जी की वीणा में छाया, अंधकार, सरिता, निर्जल, लता, उषा और बेहक पर छोटी छोटी रचना है। और इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में दोस्तों चित्रित किया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पंत की वह रचना कौन सी है जिसमें उन्होंने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है, तो वो कविता इनकी है दोस्तों कौन सी? वो रचना है इनकी वीणा। इसको याद कर लेना और सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न दोस्तों किए हैं। नेक्स्ट है पल्लव के बारे में कल अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पल्लव दोस्तों बहुत ही भयंकर रचना है और कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसे कितने साथी हैं जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचपी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एचपी दोस्तों उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरपीएससी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये वाला ऐप मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करिए और अभी आपके लिए कोर्स की प्राइस रखी है मात्र 1500। और आपके लिए बता दें सबसे बड़ी कि एक न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है और एक न्यू बैच और स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी से। 5 जनवरी न्यू ईयर से आपका एक नया बैच चालू होगा दोस्तों।
इस बैच के लिए आपके लिए अगर आपको शुरुआत से अध्ययन करना हिंदी साहित्य का, मस्ती से पढ़ना है, हिंदी साहित्य को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाते तो बहुत हैं और पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट साहित्य में आ जाए तो मजा आने लगता है। ऐसा लगता है कि पढ़ते ही रहें और सर पढ़ाते रहें। और जब ऐसा लगने लगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ें, लाइक करें, शेयर कर दें सभी लोग। तनु जी, लक्ष्मी भट्ट जी, बीनू जी, उदय यादव जी, पिंकी जी, कुरैशी जी, ठीक है, मोक्षाती जी, विश्वास जी, विवेक कुमार जी, ठीक है, नीलम जी, राहुल राज जी, मुकनत जी, प्रियंका, पिंकी जी, ठीक है, रामा जी, श्याम पंडित, उदय जी, विजय लक्ष्मी जी, अर्शदीप जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों के लिए बोले कि सर का जो ऐप है, सर का नहीं मतलब सबका ऐप है विद्यावती, अपना सेल्फ स्टडी जो क्लासेस परिवार है, एक बड़ा परिवार है दोस्तों। सभी साहित्य वाले स्टूडेंट पढ़ के हिल मिल के साहित्य को समाज के दर्पण के रूप में दोस्तों इसको व्यवस्थित बनाते हैं और आगे पढ़ते हैं। और साहित्य वाले स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, अनिल जी, राज जी, रश्मि पाठक, प्रमोद, ममता जी, शोभा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था सिंह जी, अमन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों।